कल एक बड़ी घटना हुई जिसे बताया जा रहा है कि अभी तक इजराइल को इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। टाइम्स ऑफ इजराइल कह रहा है कि 21 मर गए और कह रहे हैं कि 24 मर गए। ईरान का मीडिया पढ़ रहे हैं तो कहते हैं 50 मर गए। इंटरनेट वहां पे फिर से एक बार बंद कर दिया गया है, पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। आपके सूत्र क्या कहते हैं? पूरी दुनिया में यूएन बोल रहा है, अमेरिका बोल रहा है, अमेरिका का विशेष राजदूत मिडिल ईस्ट में घूम रहा है, एंटोनी ब्लिंकन एक तरीके से हड़का रहे हैं नेतन्याहू को कि भाई तू कैसे कह सकता है कि गाजा से लोगों को हटा दो, फिलिस्तीन के, ये उनकी सरजमी है। यूरोपीय यूनियन से आवाजें उठ रही हैं। ऐसे में जो ये हमास के लीडर हैं, ये कुवैत के एक पॉडकास्ट को इंटरव्यू देके खालिद मशाल ये कह रहे हैं कि नहीं जी, अब तो हमें पूरी आजादी चाहिए। यानी वो इजराइल को हटा के पूरा फिलिस्तीन चाहते हैं कि अगर खालिद मशाल बड़ी बात नहीं करेंगे और इनके बोलते ही टू नेशन सॉल्यूशन पे तैयार हो जाएंगे तो ये उनके हाथ में फिर से झुनझुना थमा देंगे। 4-5 दिन तक शांत रहे, ईरान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। तमाम मुस्लिम देश ये कहने लगे भाई रियासत का दर्जा दे दो तो हम इजराइल से संबंध सामान्य कर लेंगे। कल आयतुल्लाह खामनाई ने कह दिया कि भैया इनसे संबंध तोड़ लो। यानी वो भी नहीं चाहते इस खित्ते के अंदर शांति हो जाए। अगर टू नेशन सॉल्यूशन कोई रास्ता निकल रहा है तो टू स्टेट सॉल्यूशन हो रहा है, फिलिस्तीन को रियासत का दर्जा मिल रहा है, तो क्यों ना अभी इस दिशा में थोड़ा आगे बढ़ा जाए। धाकड़ खबर, बेखौफसमा, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान, पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूं। यहीं की कहावतें जानता हूं, यहीं की भाषा में बात करता हूं। तो हमारे यहां एक बात कही जाती है कि राड़ का मुंह काला कर देना चाहिए। यानी कि अगर झगड़ा छोटा मोटा नुकसान उठाकर खत्म किया जा रहा है, नफरत को मिटाया जा रहा है, तो उसको बढ़ावा देना चाहिए और नफरत को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन लगता नहीं है कि जो राड़ खत्म होती हुई दुनिया में दिखाई दे रही है वो होने जा रही है। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं फिलिस्तीन की। फिलिस्तीन को लेकर टू नेशन सॉल्यूशन की बातें हो रही हैं, लेकिन हमास के जो लीडर हैं जिनका नाम है खालिद मशाल, उन्होंने बाकायदा कुवैत के एक पॉडकास्ट को इंटरव्यू देते हुए कह दिया कि अब हमें पूरी जमीन चाहिए। यानी इस जमीन पे क्या इजराइल नहीं रहेगा, वो ये कहना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान के जो इस्लामी लीडर हैं, सुप्रीम लीडर भी वहां के कहलाते हैं, आयतुल्लाह खामनाई, उन्होंने भी कह दिया तमाम मुस्लिम देशों से कि भैया इजराइल से संबंध तोड़ दो। जबकि तमाम मुसलमान कह रहे हैं देश कि भैया अगर फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा मिल जाए तो हम संबंध सामान्य कर देंगे। तो क्या ये राड़ घट नहीं रही है? और राड़ घट नहीं रही है या घटने नहीं दी जा रही है? इसी के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ फिर से एक बार स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं मोहम्मद अहमद काजमी साहब, मीडिया स्टार वर्ल्ड के वो संपादक हैं और मिडिल ईस्ट पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर मौका दिया जी। कल एक बड़ी घटना हुई जिसे बताया जा रहा है कि अभी तक इजराइल को इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। टाइम्स ऑफ इजराइल कह रहा है कि 21 मर गए और कह रहे हैं कि 24 मर गए। ईरान का मीडिया पढ़ रहे हैं तो कहते हैं 50 मर गए। इंटरनेट वहां पे फिर से एक बार बंद कर दिया गया है, पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। आपके सूत्र क्या कहते हैं? देखिए, वो जो 21 वाली खबर है और 24 वाली खबर है वो दोनों ठीक इसलिए है कि 21 एक वाकई में मरे हैं और बाकी 3 और दूसरे वाकयात में मरे हैं। तो वो 24 का फिगर तो ठीक है अपनी जगह। ये 50 वाला जो है उसमें कुछ और वाकयात भी जोड़ लिए हो 1-2 दिन के, तो वो एक अलग एक चीज हो सकती है। लेकिन ये अपनी जगह तय है कि जंग जब से शुरू हुई है उसके बाद एक दिन में इजरायली फौजियों का ये सबसे बड़ा नुकसान है। और इस नुकसान के साथ साथ ऐसा लगा जैसे इजराइल पूरी तरह से हिल गया हो। देखिए, हमें आपको याद है जब ये कहा जाता था कि अगर इजराइल का एक फौजी भी मारा जाए तो भाई बड़ी मुसीबत आ जाती है और पूरा मुल्क जो है वो खड़ा हो जाता है। लेकिन अब 21 भी मर रहे हैं, 24 भी मर रहे हैं और उससे ज्यादा भी। तो ये एक बड़ी 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 घटना है। और उसके बाद अभी जो बातें सामने आ रही हैं वो ये कि नेतन्याहू पर दबाव बढ़ रहा है और वो किसी तरह से जंग बंद करें, इसके लिए बात हो रही है। और जंग बंदी की जहां बात हो रही है उसमें हमास कुछ मामलात में मजबूती से एक तरह से अपनी बात पर अड़ा हुआ है। उस पे चलेंगे, हाँ उस पे चलेंगे और वही हमारी बहस का आज का मुद्दा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले इसी घटना के बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले भी एक घटना ऐसी हुई थी जब तमाम एक आर्म्स फैक्ट्री पकड़ने का दावा इजराइल ने किया और वहां तमाम फौजी पहुंच गए, मीडिया लेकर बड़े खुश होने लगे। अचानक एक धमाका हुआ, 14-15 फौजी मर गए। क्या ये हमास की टैक्टिस है? क्योंकि वो जानता है कि हम कुछ यहां रख देंगे, इजराइल वाले आएंगे और फिर उसके बाद कारनामा कर देंगे।
देखिए, जंग में तो ये टेक्टिक्स ही काम करती हैं। मुझे अच्छी तरह इस बात का यकीन है कि जब 7 अक्टूबर को उन्होंने हमला किया तो उन्हें ये यकीन था कि गाजा के अंदर ये लोग आएंगे। एक तरह से गाजा में इनविटेशन था, प्रोवोक किया गया था। और गाजा में जिस तरह से इजरायली फौजियों का नुकसान मुसलसल हो रहा है, अब तो ये कहा जा सकता है कि शायद सैकड़ों टैंक भी अब तक तबाह हो चुके हों, गाड़ियां तबाह हो चुकी हों फौज की। तो ये जाहिर है, देखिए, ये अपनी ताकत को ये समझते हैं कि हमारे पास टैंक हैं और हवाई जहाज हैं। वो अपनी टेक्टिक्स के जरिए, जाहिर है जिसके पास सामान कम है वो सलीके से अगर नहीं लड़ेगा तो वो जल्दी ढेर हो जाएगा। लेकिन अभी तक खुद इजरायलियों का कहना है कि हमास की 30 से 40% कैपेसिटी ही अब तक कम हो पाई है। अभी हमास बहुत मजबूती से लड़ रहा है और कल के इस वाकये से यह बात साबित हो गई कि हमास के पास अभी बहुत कुछ है। कल के वाकये को अगर आपने ध्यान से देखा हो या उसके बारे में तमाम जो डिटेल्स आई हैं उनको पढ़ा हो तो कुछ इस तरीके से बताया गया, क्योंकि इनको तो शौक है, पहले ही बिल्डिंगें तोड़ते हैं फिर उसके बाद खड़े होकर नाचते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो कल भी इन्होंने वही किया, 2 बिल्डिंगों में बारूद लगा रहे थे, उसी दौरान रॉकेट से हमला कर दिया गया, बिल्डिंग उड़ गई। उसके बाद इनको टैंक वाले बचाने के लिए आए, टैंक पे हमला कर दिया, टैंक भी उड़ा दिया। उसके बाद एयरफोर्स आई, एयरफोर्स भी इनको बचाने में कामयाब नहीं हो पाई। आपके पास क्या जानकारी है? जी हाँ, ये बहुत ही टैक्टफुली, देखिए वो जो आपने बताया कि पहले उन्होंने एक तरीका अपनाया, वो अंदर आ गए, और इजरायली मीडिया ने जिस तरह से उसे पेश किया कि फौजी बिल्डिंग के अंदर थे और उसमें बिल्डिंग धमाक कलेप्स हो गई। कलेप्स जो है, वो कलेप्स जो इस्तेमाल किया जाता है वो आमतौर पर वैसे गिरने को कहा जाता है। लेकिन इसमें जिस सलीके से, सलीका मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे ना किसी से दोस्ती है ना दुश्मनी है, लेकिन वार का एक सलीका होता है, जंग लड़ने का तरीका होता है। वो उन्होंने अपनी कम से कम खर्च पर, कम से कम कैपेबिलिटी लगाए हुए उन्होंने इतना बड़ा नुकसान किया है। वो बहरहाल मजबूती से लगातार लड़ रहे हैं। और अब मुझे इस बात का बाकायदा ज्यादा महसूस होने लगा है कि जो बातचीत जहां भी चल रही है वहां पर हमास इनके किसी के दबाव में नहीं आ रहा है, और दबाव में आए बगैर वो अपनी बात पूरी तरह से मनवाने की कोशिश कर रहा है। क्या इस वारदात की सच्चाई को दबाने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है? क्योंकि तमाम इजरायली मीडिया ये बताने की कोशिश कर रहा कि जी ये तो बंधकों को छुड़ाने गए थे, लेकिन उसी दौरान इनके साथ ही हादसा हो गया। जी जी, वो तो हमेशा ये करते हैं। देखिए, इंटरनेट इनके हाथ में है और वो जब चाहते हैं, कोशिश उनकी ये रहती है कि यहां से खबरें ना निकलें। इसी वजह से तकरीबन 110 पत्रकारों को मार चुके हैं। अपने मीडिया को जाने नहीं दे रहे। इजरायली मीडिया खुद शिकायत कर रहा है कि हमें गाजा से रिपोर्टिंग नहीं करने दे रहे। तो हकीकतों को छुपाना, खबरों को रोकना, वो उनकी कोशिश रहती है। लेकिन इस सबसे ग्राउंड रियलिटी बदलने वाली नहीं है। चाहे कुछ भी कर ले, खबरें रोक ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जहां नुकसान है वो तो है ना, उसे कैसे कम करें? बिल्कुल सही बात है, जहां जो नुकसान हो रहा है उसे कैसे कम कर लें। अब यहाँ पे ये सवाल हो सकता है कि जो प्रपोजल बताया जा रहा था कि इजराइल की तरफ से दिया गया कि भैया हम 2 महीने की जंगबंदी कर देंगे, तुम तमाम बंधकों को छोड़ दो, अब हमला रोक देंगे, तो इस बड़ी वारदात से अब इजराइल तो गुस्से में आएगा। अब गुस्से में आएगा तो मामला टाइम फिश नहीं हो जाएगा? नहीं, टाइम फिक्स नहीं। अब तो मजबूरी उनकी इस हद तक पहुंच चुकी है कि कल जब पहली खबर आई कि 2 महीने का प्रपोजल रखा है, फिर साथ साथ ये भी खबर आई कि इजरायली अफसरों ने कहा है कि हमें हमास के रिस्पांस का इंतजार है। फिर हमास के रिस्पांस के आने के बाद कहा कि 1 महीने के लिए कुछ रजामंदी बन रही है। तो इससे ये बात तो बहुत साफ है। देखिए, बहुत ही बेहुदा डिमांड है इजराइल की। इजराइल ये कह रहा है कि जो याहिया सिनवर हैं, जो उनके बड़े लीडर हैं, वो और मोहम्मद दैफ, वो गाजा को छोड़ करके कहीं और चले जाएं, या ये कि यहां हमास की हुकूमत ना रहे। तो इनका दिमाग का खन्नास खत्म नहीं हो रहा है। इन्हें अब तक भी ये महसूस नहीं हो रहा कि हम खुद जंग की ट्रैप में हैं और हमें जंग से बाहर भी निकलना है। ये अभी तक ये समझ नहीं पा रहे हैं या दिखावा कर रहे हैं। लेकिन ये बात अपनी जगह सही है कि हमास के लोग ना तो मरने से डर रहे हैं, ना वो वहां से वो लीडर
लीडर अगर छोड़ करके जाएंगे तो वो जी अपने अवाम को कैसे कहेंगे कि आप ठीक है। यहीं रहें? लेकिन तो यहाँ वो सवाल ये भी तो आ जाएगा ना सर कि सिर्फ क्या जंग का दबाव है, उस वजह से इजराइल का भी 2 महीने 1 महीने की जंगबंदी करने की बात कर रहा है, या जो अंदरूनी तौर की राजनीति चल रही है? 2 दिन पहले प्रस्ताव लाया गया विश्वास नेतन्याहू के खिलाफ, जनता वहां की खड़ी हो गई है, वो संसद में घुस के हंगामा कर रही है, सड़कों पे नेतन्याहू का निकलना दुभर हो चुका है, तो उसका भी तो एक दबाव हो सकता है ना, सिर्फ जंग का दबाव मत कहिए। नहीं नहीं, यकीनी तौर पर वो दबाव है। और अब तो जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के लोग हैं उनकी तरफ से एक आया है कल एक इंटरव्यू, उसमें ये कहा है कि रेजिस्टेंस की ये बड़ी कामयाबी है कि नेतन्याहू का सियासी कैरियर खत्म कर दिया इन्होंने। अब के बाद वो दोबारा कोशिश नहीं कर सकते प्राइम मिनिस्टर बनने की या हुकूमत में आने की। खुद इजरायली उनसे इतनी नफरत करने लगे हैं कि उन्हें अविश्वास वो, प्रस्ताव में तो 18 वोट गिरे सर, अविश्वास प्रस्ताव में तो सिर्फ 18 वोट गिरे उनके खिलाफ। अरे साहब, एक एक वोट से सरकार गिर जाती है वहां। 51 और 49 पे सरकार जहां चल रही हो, वहां 18 की बड़ी कीमत है। वहां 18 की कीमत कोई कम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो खुद अलायंस के पार्टनर्स हैं, वो जो इतामर बिन गवीर हैं या स्मोट्रिच हैं, वो अपने पीछे जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसमें पूरे गाजा से फिलिस्तीनियों का खात्मा करना उनके प्लान में है, जिसमें मस्जिद अल अक्सा को पूरी तरह से खत्म कर देना उनके प्लान में है, वो भी तो क्या नेतन्याहू के तमाम फैसलों के साथ खड़े रहेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। वो नहीं, सवाल यहाँ ये भी तो हो सकता है ना फिर कि नेतन्याहू ने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि अगले 6 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव लाया नहीं जा सकता है, खुद ही अविश्वास प्रस्ताव अपने खिलाफ करवा दिया और वो पक्का होके बैठ गया सीट पर। हाँ, लेकिन 6 महीने जंग के दौरान बहुत लंबी मुद्दत होती है। 6 महीने में बहुत सी चीजें तब्दील होने के इम्कान रहते हैं। और जिस तरह से जंग लड़ी जा रही है, जिस तरह से हमास और बाकी जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं, जब हम हमास कहते हैं तो उसका मतलब सिर्फ हमास नहीं है, बल्कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स, जिसमें जिहाद इस्लामी भी है, लॉयंस डेन भी है और बहुत से ग्रुप्स हैं, वो मिलकर के जंग लड़ रहे हैं। हमास तो इसलिए कहा जा रहा है कि उसने शुरुआत की थी और वो लीड कर रहा है इस जंग को। तो ये तमाम फिलिस्तीनी जो इजराइल के कब्जे को खत्म करना चाहते हैं, वो मजबूती से लड़ रहे हैं और इनकी फौजें निकल निकल करके भाग रही हैं। छुट्टी लेती हैं तो वो डांस करती हैं। इतने लोग मारे जाते हैं तो रोने लगते हैं सारे लोग। तो इस हालत में जंग तो उनके खिलाफ ही जा रही है ना, सिर्फ ऐलान करने की बात है। खुद वॉर कैबिनेट के मिनिस्टर ने, आइंस कोर्ट ने 3 दिन पहले कहा कि हम कभी भी हमास के खिलाफ पूरी तरह से जीत नहीं सकते, यानी उन्होंने हार कबूल कर ली। वॉर कैबिनेट के कम से कम 3 मिनिस्टर हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि बार बार कह रहे हैं, जो कुछ कहा जा रहा है वो झूठ बोला जा रहा है। बिल्कुल बार बार कह रहे हैं। कुछ लोग तो बाकायदा जाके जनता के बीच में, जो ईस्टर्न कोर्ट है जहां लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पे भी जाके वो खुलकर सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। खैर, अब अपने मुद्दे की तरफ चलते हैं। मुद्दा ये है कि जब पूरी दुनिया में यूएन बोल रहा है, अमेरिका बोल रहा है, अमेरिका का विशेष राजदूत मिडिल ईस्ट में घूम रहा है, एंटोनी ब्लिंकन एक तरीके से हड़का रहे हैं नेतन्याहू को कि भाई तू कैसे कह सकता है कि गाजा से लोगों को हटा दो, फिलिस्तीन के, ये उनकी सरजमी है। यूरोपीय यूनियन से आवाजें उठ रही हैं। ऐसे में जो ये हमास के लीडर हैं, ये कुवैत के एक पॉडकास्ट को इंटरव्यू देके खालिद मशाल ये कह रहे हैं कि नहीं जी, अब तो हमें पूरी आजादी चाहिए, यानी वो इजराइल को हटा के पूरा फिलिस्तीन चाहते हैं। देखिए, सन 1948 की तो बात है, 70-75 साल की तो हिस्ट्री है। 75 साल पहले अगर कोई कब्जा करके आकर के बैठ गया है और उसको कुछ यूनाइटेड नेशन में बदमाशों ने उसको एक मुल्क का वो दर्जा दे दिया है, इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि फिलिस्तीन पर कब्जा जायज हो गया। देखिए, फिलिस्तीनियों को इस बात का हक है कि वो अपने मुल्क को बचाने, अपने मुल्क से जो काबिज हैं उनको बाहर निकालने की मांग करें, वो उसके लिए उसका मुकाबला करें। तो अब तक अगर नेतन्याहू 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, तो ये अमेरिका बहादुर, यूनाइटेड नेशन और सब बड़े सुकून से सुन रहे थे। अब अगर खालिद मशाल ये बात कह रहा है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन हमें नहीं चाहिए, तो इस पर तड़पने की बात क्या है? वो भी तो एक नजरिया हो सकता है ना, उसमें क्या परेशानी है? और तो राड बढ़ाने वाली बात हो गई ना सर, कि आप राड को तो कम कर नहीं रहे हो, राड को बढ़ा रहे हो आप। तो दूसरे वाले कौन से कोई कम कर रहे हैं? दूसरे वालों ने जो अब तक 75 साल में लोगों को मुसलसल मारा है,
कत्ल किया है, इन्होंने रण कम करने की कोशिश की है क्या कोई? क्या मस्जिद अल अक्सा पर रमजान के दिनों में नमाजियों पर हमले करना राड़ बढ़ाना नहीं था क्या? उसमें पुराने यरूशलेम में अल जर्रा जो महल्ला था जिसके बारे में हम शुरू में रिपोर्टिंग कर रहे थे, वहां फिलिस्तीनियों के मकान गिराना क्या वो राड़ बढ़ाना नहीं था क्या? पूरी तरह से सारे फिलिस्तीनियों को निकाल दो गजा से बाहर, क्या ये राड़ नहीं थी? अगर दूसरा भी कोई नजरिया रख रहा है तो उसे भी सुनने का मादा रखो ना। अब ये नेतन्याहू ने उसकी वॉर शुरू होने के बाद कैबिनेट मीटिंग से एक खबर लीक हुई जिसमें यह कहा कि अब 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात मत करो, अपने मिनिस्टरों से कहा। अब ये अमेरिका भी 2 स्टेट सॉल्यूशन जंग के दबाव में कह रहा है, नहीं तो इसी अमेरिका ने 2020 में जेरूसलम को इजराइल की राजधानी का ऐलान करना, वहां अपनी एम्बेसी लाना। तो ये अमेरिका बहादुर जो अपने आप को शरीफ दिखा रहा है कि वो बहुत ही इंसाफ की बात कर रहा है, क्या उसने इंसाफ की बात अब तक की है? कभी भी जो अमन की बातचीत जब कभी होती थी, मुझे याद है यासिर अराफात के दौरान भी, महमूद अब्बास के दौरान भी अमन की बातचीत 10 साल चली, क्या कभी 1 इंच जमीन वापस मिली फिलिस्तीनियों को? तो अगर खालिद मशाल अपनी बात रख रहा है तो ठीक है, उसे भी अपनी बात रखने का हक है। नहीं, हक है, लेकिन अब इसको ऐसे भी तो आप कह सकते हैं ना कि भाई लड़ते रहो फिर आगे फिर 100 साल तक और। हाँ तो वो ये बात तो मुझे याद है कि सीरिया के जो प्रेसिडेंट थे बशार अल असद के वालिद, उन्होंने गोलान हाइट का समझौता नहीं किया था ये कहते हुए कि मेरी शर्तों पर फैसला होगा और अगर नहीं तो चाहे 100 साल लगे, एक सलाहुद्दीन पैदा होगा, वो अपना हक खुद ले लेगा। तो ये देखिए, हक तो फिलिस्तीनियों का 100% है। अब कोई एक तौरा की बात कह करके कि 1000 साल पहले हमारा मुल्क यहां था और फिर हम तो यहां आके बैठ ही गए। भाई पिटाई हुई तुम्हारी जर्मनी में और यहां लाकर के क्यों बिठा दिया मुसलमानों के सीने पर? अगर उन्हें उतनी हमदर्दी थी यहूदियों से तो अपने यहां अलास्का में जाके बसा लेते, कहीं और छोटा मोटा मुल्क बना लेते। यहां बिठा करके अब तक 10 जंगें हो चुकी, सारे मुल्क इन जंगों में तबाह हो चुके। ये कौन सी हमदर्दी थी? फिलिस्तीनियों का क्या हक नहीं है अपने मुल्क में रहने का? यानी फिलिस्तीनियों की जो डिमांड है वो जो आप चाह रहे हैं कि भाई जब मामला यहां तक पहुंच गया तो बात पूरे बड़े मुद्दे पे होनी चाहिए, और जो ये खालिद मशाल कह रहे हैं कि 75 साल से जो मुद्दा दबा हुआ था वो उठ गया है। नहीं सुनिए, खालिद मशाल नई बात नहीं कह रहे हैं, यही बात ईरान की लीडरशिप भी कहती है। आयतुल्लाह खामेनेई ने 2015 में कहा था कि 25 साल से ज्यादा वजूद नहीं रहेगा। तो ये नजरिया तो ईरान के इस्लामिक भी आएंगे के बाद से ही। लेकिन आपने देखा होगा कि इजराइल का जो विदेश मंत्री है यूरोपीय यूनियन में जाके उसने एक प्रस्ताव रखा, उसने कहा साहब बहरे रोम के अंदर किसी जजीरे पे ले जाके फिलिस्तीनियों को बसा दो, शांति हो जाएगी इस इलाके के अंदर। हाँ तो फिलिस्तीनी नुमाइंदे ने भी कह दिया कि तुम ही जाके बस जाओ, हमारे सर पे यहाँ क्यों बैठे हो? ये दूसरों को क्यों कह रहे हैं कि फला आपके घर का एड्रेस आज के बाद में दूसरी जगह हो जाएगा? जो लोग वहां के हैं उन्हें वहां रहने का हक क्यों नहीं? देखिए, बुनियादी तौर पर इजराइलियों को, इजराइल की सपोर्ट करने वालों के दिमाग में ये दिमाग खराबी है कि वो ये समझ रहे हैं कि जो हम कहेंगे उस तरह से दुनिया चलेगी। अब फिल्म का डायरेक्टर एक नहीं रहा है, अब सारी हुकूमतें अमेरिका के चंगुल में नहीं है और ईरान तो बिल्कुल नहीं है, और ईरान के साथ में जितने खड़े हैं वो भी उनके हाथ में नहीं है। तो अब फिल्म का डायरेक्टर एक से ज्यादा है। फिल्म का डायरेक्टर अब एक नहीं रहा है, लेकिन इस सवाल को अगर उलट के देखें तो इसे ऐसे भी तो मैं कह सकता हूं ना कि अगर खालिद मशाल बड़ी बात नहीं करेंगे और इनके बोलते ही 2 नेशन सॉल्यूशन पे तैयार हो जाएंगे तो ये उनके हाथ में फिर से झुनझुना थमा देंगे। भाई 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात क्या? देखिए, 2 स्टेट सॉल्यूशन में यह कहा जाता है कि फिलिस्तीन ऐसा मुल्क होगा जिसकी अपनी फौज नहीं होगी, जिसकी सिक्योरिटी इजराइल के हाथ में होगी, यानी इजरायली आपके गुलाम रहेंगे, अपनी तरह से ना कोई कुछ कर सकेंगे, ना अपनी जमीन को बचाने के लिए कोई फौज खड़ी कर सकेंगे। तो ये तो झुनझुना ही होगा। और इस झुनझुने तक पहुंचने से पहले भी अमेरिका के बयानात को अगर बिटवीन द लाइन पढ़ो ना, उसमें समझ में आता है कि बदमाशी कहां है। झूठ बोलने का रास्ता बीच में छोड़ते हैं। एंटनी ब्लिंकन ने अब तक जितने भी बयान दिए 2 स्टेट सॉल्यूशन के, उसमें यह कहा है
एक रास्ता बनाओ जिसमें फिलिस्तीन स्टेट बन सके। अब ये जो रास्ता बनाओ की बात है, ये इसका मतलब ये है कि आज आप बोल जाओ, कल झूठ बोल देना, मुकर जाना, कोई बात नहीं, लेकिन उसको झूठ बोलने का रास्ता अमेरिका खुद सिखा रहा है कि आप कम से कम इतना तो मान लो यार, अब जंग खत्म करनी है। जी हाँ, जी, जंग खत्म करनी है, इतना मान लो। इनको अपना वो हमारे यहाँ कहते हैं भापा दे दो, तो भापा दे के अपना कुछ और करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब यहाँ एक सवाल ये भी तो उठता है ना कि 4-5 दिन तक शांत रहे, ईरान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, तमाम मुस्लिम देश ये कहने लगे भाई रियासत का दर्जा दे दो तो हम इजराइल से संबंध सामान्य कर लेंगे। कल आयतुल्लाह खामनाई ने कह दिया कि भैया इनसे संबंध तोड़ लो, यानी वो भी नहीं चाहते इस खित्ते के अंदर शांति हो जाए। अगर टू नेशन सोल्यूशन कोई रास्ता निकल रहा है तो अरे भाई, इजराइल के वहां से हट जाने से शांति नहीं हो जाएगी क्या? ये कोई बात हुई क्या? शांति इसी में होगी कि फिलिस्तीनियों को कुचलते रहो? ये कौन सा तरीका है? मतलब फिलिस्तीनी कुचलते रहें, वहीं मरते रहें, और ये जो अरब के शेख हैं जिनको पब्लिक की नुमाइंदगी उनकी नहीं है, वो इजराइल से हाथ मिला लें और उनसे सिक्योरिटी का इंतजाम करने के भाई हमारी हुकूमत है, बचा के रखो। देखिए, हमें आपको याद रखना चाहिए, वो बहुत ही शरीफ किस्म का जलील आदमी था, ये ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। वो सियासतदान नहीं है, वो जो कुछ उसके मन में आता था वो बोलता था। उसने कई बार कहा कि अगर हम इन अरब मुल्कों को सिक्योरिटी ना दें 2 हफ्ते तो ये हुकूमतें गिर जाएंगी। ठीक है, तो जब ये बात हकीकत है, लेकिन तो ये ठीक है, सब ये सब बातें आम चलन में हैं। लेकिन अगर मान लीजिए टू स्टेट सोल्यूशन हो रहा है, फिलिस्तीन को रियासत का दर्जा मिल रहा है, तो क्यों ना अभी इस दिशा में थोड़ा आगे बढ़ा जाए? हाँ, बराबर का अगर हक मिले, अगर बराबर की जमीन मिले, जमीन कहां छोड़ी है, गैर कानूनी तरीके पर वेस्ट बैंक में भी जो बस्तियां बसाई हैं उनको इजराइल वापस लेके जाएगा। जमीन कहां देंगे, कितनी देंगे? जमीन दे और मिलिट्री रखने का हक दें, फॉरेन पॉलिसी अपने आप चलाने का हक दें। अगर यहां तक कहीं कोई बात आती है तो उस पर अमन हो सकता है, लेकिन आप नाम दे करके और काम कुछ ना करो, ये इस धोखे में तो मुझे नहीं लगता कि अब फिलिस्तीन आने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि फिलिस्तीनी जिस मजबूती से डिप्लोमेसी इस वक्त कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी सपोर्ट में यमन के हूथी, इराक के हजदल शाबी, लेबनान के हिजबुल्लाह, ईरान, ये सब जिस तरह से सपोर्ट में है, और पूरी दुनिया की पब्लिक ओपिनियन इजराइल के खिलाफ है और फिलिस्तीनियों के हक में है, ये तो बेहतरीन मौका है फिलिस्तीनियों को अपना हक हासिल करने का। अगर अब भी झुंझुना देकर के चुप करने की कोशिश है तो मुझे नहीं लगता कि तेहरान में बैठे हुए लोग, बेरूत में बैठे हुए लोग और खुद गाजा में बैठे हुए लोग इनसे बेवकूफ बन जाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये वक्त पीक पे आ चुका है। अगर अब भी इनका दिया हुआ झुंझुना हाथ में ले लिया तो फिर दोबारा खड़े होने ये लायक नहीं छोड़ेंगे। इसे वैसे आप हमारे यहाँ भारत से भी जोड़ सकते हैं। 2014 में जो लोग सत्ता में आए, आज वो विपक्ष को खड़े होने लायक नहीं छोड़ रहे हैं, वरना ईडी तो पहले भी थी, सीबीआई तो पहले भी थी। अगर उन्होंने ढंग से इस्तेमाल किया होता तो जो लोग आज गोडसे की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो यहां तक नहीं पहुंच सकते थे। तो वाकई में ये एक अहम जो है दौर चल रहा है, और इस अहम दौर में वाकई में जो डिप्लोमेटी में माहिर होगा वही खिलाड़ी कहलाएगा। आने वाला वक्त बताएगा। हड़बड़ी का साहित्य पत्रकारिता आपके सामने जो चीजें थी अभी तक रख दी। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, और आपने वक्त दिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।